there are two, in fact, terminologies have been used in the book. One is about the situational leadership, another is basically contingency-based leadership. Some people differentiate between the situational leadership and the contingency model of the leadership, but the differences are very few, because contingency leadership is that how leader is basically adapting himself or herself according to the situation. So that is why this book is basically discussing the situational leadership and the contingency leadership under the one heading. तो बुनियादी तौर पे सिचुएशनल लीडरशिप और कॉन्टिजेंसी लीडरशिप के अंदर कुछ फर्क तो मौजूद हैं, लेकिन ये फर्क इतने ज़्यादा नहीं है कि इनको एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट कंसिडर किया जाए। इसलिए सिचुएशनल लीडरशिप से मुराद ये है कि लीडर्स जो हैं वो मुख्तलिफ सिचुएशन के अंदर किस तरीके के साथ एक्ट करते हैं। कुछ लीडर कुछ सिचुएशन में बहुत बेहतर एक्ट करते हैं और डिफरेंट सिचुएशन के अंदर कुछ और सिचुएशन होते हैं जिसमें वो इतने इफेक्टिव नहीं रहते। तो हमें ये देखना है कि लीडर और सिचुएशन का आपस में क्या ताल्लुक है। तो ये थ्योरीज जो आपसे अभी डिस्कस करेंगे, ये सिचुएशंस का और लीडर की जो आपस में ताल्लुक है उनके हवाले से डिस्कशन होगी। और इसके हवाले से आपने देखा है कि मुख्तलिफ क्राइसिस जो आते हैं उसके अंदर लीडर किस तरह एक्ट करते हैं। इवन ये आप रिसेंट क्राइसिस देख सकते हैं कि जो कोविड पैंडेमिक आया है और अभी भी हम इससे गुजर रहे हैं, कि लीडरशिप का क्या रिस्पॉन्स है इस सिचुएशन के अंदर। तो ये सिचुएशन लीडरशिप भी है, और कॉन्टिजेंसी लीडरशिप का मतलब ये है कि लीडर का रिस्पॉन्स जो है कॉन्टिजेंट है, डिपेंडेंट है सिचुएशन के ऊपर। इस हवाले से जो दो थ्योरीज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक तो फेडलर की है थ्योरी, टू मेन कॉन्टिजेंसी थ्योरी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। वन इज हाउस 1971 पाथ गोल थ्योरी, और दूसरी हेर्शे एट अल की सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल। So first I am going to discuss about the path goal theory, and then we are going to discuss about the situational leadership model. So this is the path goal leadership, or this is the most, I think perhaps the most studied concept or model in the situational leadership, and that's the House path goal theory of the leadership. And so according to the House, effective leader motivate employees by helping them understand that their needs and expectation can be fulfilled through the performance of their jobs. क्या आपकी तमाम ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं, आपकी नीड्स जो हैं वो एड्रेस हो सकती हैं, और नीड्स आपकी बेसिक नीड्स भी हैं और इसके अंदर आपकी सोशल नीड्स भी हैं, ये एड्रेस हो सकती हैं अगर आप बेहतर तौर से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस से मुराद ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन आपको रिवॉर्ड करेगी, और रिवॉर्ड के नतीजे में आप अपनी पर्सनल नीड्स को जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। तो जितना एम्प्लॉय बेहतर परफॉर्म करेगा, उतनी ही उसकी नीड की फुलफिलमेंट होगी रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर जॉब। और मोर ओवर दैट बेसिकली पाथ गोल थ्योरी ऑल्सो एम्फसाइजेज that an ability and commitment to providing employees with the psychological and technical support, information and other resources necessary to complete tasks is integral to leader effectiveness. लीडर का क्या काम है कि अपने सबॉर्डिनेट्स को मुकम्मल सपोर्ट प्रोवाइड करे, टेक्निकल भी, साइकोलॉजिकल भी, रिसोर्सेज भी, ताकि वो उन गोल्स को जो ऑर्गेनाइजेशन ने उनको असाइन किए हैं वो उनको अचीव कर सके। और पाथ गोल थ्योरी डेवलप भी हुई और उसको रिफाइन भी किया गया मुख्तलिफ अदवार के अंदर। और पाथ गोल थ्योरी एक एडवांस कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द लीडरशिप थ्योरी के हवाले से अगर हम देखें, और इसमें 4 लीडरशिप स्टाइल्स को आइडेंटिफाई किया गया है, 4 लीडरशिप स्टाइल्स को बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशन 4 लीडरशिप स्टाइल जो होते हैं वो अडॉप्ट किए जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन। पहला जो इसमें स्टाइल है जिसको हम कह सकते हैं स्टाइल, उसको हम कहते हैं डायरेक्टिव लीडरशिप। उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है ये मैं यहीं से पढ़ लेता हूँ, आपके सामने स्लाइड्स मौजूद हैं। द डायरेक्टिव लीडर क्लैरिफाइज गोल, व्हाट मस्ट बी डन टू अचीव देम and the outcome of achieving the goal. They use reward, discipline and punishment and are mostly task oriented. क्या होगा, लीडर जो है आपको बता रहा है क्या गोल्स आपने अचीव करने हैं और इस गोल को अचीव करने के नतीजे में क्या आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, और अगर आप नहीं अचीव करेंगे तो क्या पनिशमेंट मिलेंगी। ये स्टाइल जो है वो डायरेक्टिव स्टाइल है। इसके अंदर जो है वो टास्क के हवाले से भी क्लैरिटी दी जाती है, गोल्स के हवाले से भी क्लैरिटी दी जाती है, लेकिन इसकी एक बुनियादी एक रिक्वायरमेंट ये है कि जो आपके टास्क हैं वो स्ट्रक्चर्ड हो, इसके नतीजे में आप उनको ये बता सकें
कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपको ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे और अगर आप नहीं करेंगे तो ये पनिशमेंट मिलेगी। और आप देखें, अगर आप बिहेवियरल थ्योरी का आपको याद हो तो उसमें एक टास्क ओरिएंटेशन की भी बात हमने ये की थी, जिसमें आपको कहीं ये बात आपको बिहेवियर की भी नजर आ रही है कि दिस काइंड ऑफ स्टाइल इज मोर फोकसिंग ऑन द टास्क। इस तरह का लीडर का स्टाइल जो है वो टास्क के ऊपर, उस जॉब के ऊपर, उस काम के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस कर रहा है। देन इज अबाउट द सपोर्टिव लीडर, and the supportive leader shows concern for the needs, especially psychological, and the aspirations of the people at work. They provide a supportive and enjoyable working environment. अब अच्छा, ये लीडर जो है वो सपोर्टिव है, इंसानों की जो के जज्बात हैं, उनके ख्वाहिशात हैं, उनके एस्पिरेशन हैं रिगार्डिंग द वर्क, उनको सुनता है, उनको समझता है और एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है इसके अंदर वो बड़ा एक अच्छे बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अब ये अगर आप देखें, अगर बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप के साथ इसको लिंक करें तो उसके अंदर जो लिंक हमने क्रिएट किया था कंसर्न फॉर पीपल, एम्पैथी और कंसर्न फॉर द कंसिडरेशन, ये जो वर्ड यूज किए थे बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप के हवाले से, वो यहाँ सपोर्टिव लीडरशिप के स्टाइल के साथ जो है वो अलाइन करते हैं। फिर तीसरा स्टाइल है जिसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। और पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप से हमारी मुराद ये है A participative leader actively seeks and encourages the input and the involvement of the staff in decision making and other work related issues. ये पार्टिसिपेटिव लीडर जो होगा वो लोगों की बात भी सुनेगा, उनको पार्टिसिपेट करवाएगा, उनको काम में इन्वॉल्व करेगा, उनको काम में इंगेज करेगा। तो आप कुछ सोच सकते हैं कुछ कॉम्बिनेशन है ये कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर टास्क के हवाले से, अगर हम इसको बिहेवियरल थ्योरी के साथ भी इंगेज करें। फिर जिस तरह के वर्ड फोर्थ स्टाइल है अचीवमेंट ओरिएंटेड, और लव वर्ड से ही जाहिर हो रहा है अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर किस तरह का होगा कि दे एक्सपेक्ट पीपल फ्रॉम द हाईएस्ट कमिटमेंट टू एक्सीलेंस बोथ एट द पर्सनल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, एंड द टाइप ऑफ द लीडर बिलीव दैट द वर्क शुड बी चैलेंजिंग एंड द पीपल विल स्ट्राइव टुवर्ड अचीविंग दीज गोल बाय एज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ऐसे लोग जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अचीव करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे और हाई अचीवमेंट की तरफ जाएंगे। हाई अचीवमेंट के लिए उनको हाई चैलेंज करेंगे लीडर, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो चैलेंजिंग गोल जो है वो अचीव करें। और इसके अंदर ये ऐसे लोग जिनकी नीड फॉर अचीवमेंट हाई होती है, वो लोग ऐसे लीडर के साथ काम करना बड़ा पसंद करते हैं और काम करते भी हैं। अच्छा, इसमें देखा है कि राइटर ने दो और लीडरशिप स्टाइल जो है वो ऐड कर दिए हैं। इसमें एक स्टाइल है नेटवर्किंग और दूसरा है वैल्यू बेस्ड लीडरशिप। और क्योंकि हाउस के वर्क में और जो बाकी लोगों ने पाथ गोल थ्योरी के हवाले से काम किया कि इसमें ये भी देखना चाहिए कि लीडरशिप थ्योरी सिर्फ पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि लीडरशिप थ्योरी का जो रिलेशनशिप है वो पर्सन टू टीम का भी है, टीम के अंदर पर्सन का भी रोल है, फिर इंटर ऑर्गेनाइजेशनल और नेटवर्क लेवल भी है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जो मामलात होते हैं, फिर अंदर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो मामलात होते हैं, तो उसमें लीडरशिप स्टाइल किस तरह का होगा। तो इफेक्टिव लीडर जो होता है वो एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड कैन यूज वन और ऑफ द मोर ऑफ द स्टाइल नीडेड। अब इसमें नेटवर्किंग का आप देखें तो नेटवर्किंग लीडर नोज हाउ टू प्ले द पॉलिटिकल पावर गेम्स टू एक्वायर रिसोर्सेज टू अचीव गोल्स एंड टू क्रिएट एंड मेंटेन अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। बाकी डिपार्टमेंट से अगर आपके डिपार्टमेंट को किस तरह की रिसोर्स चाहिए, किस तरह का सपोर्ट चाहिए, तो वो बाकी डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ भी एक अच्छे ताल्लुकात को बरकरार रखता है, इसकी वजह से उसके डिपार्टमेंट और उसकी टीम को वो सपोर्ट मिलती रहती है। फिर है वैल्यूज बेस्ड। द वैल्यू बेस्ड लीडर इज स्किल्ड इन क्रिएटिंग, शेयरिंग और एंड इंस्पायरिंग विजन and in ensuring the organization and its people are guided by that vision and the values related to that vision. आपका जो वैल्यू बेस्ड लीडर होगा वो उन वैल्यूज को लिव भी करेगा और उन वैल्यूज को इंस्टिल करेगा ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में, और एक विजन रखेगा, इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा लोगों को, ताकि वो उस विजन के हवाले से, उन वैल्यूज के हवाले से काम भी करें। तो ये कुछ दो स्टाइल जो है पाथ गोल लीडरशिप थ्योरी के अंदर एडिशन की गई है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि उन रिलेशनशिप्स को भी हाईलाइट किया गया है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ होते हैं और मुख्तलिफ लोगों के ऑर्गेनाइजेशन के साथ होते हैं। जिस तरह के अगर आपको ये अगर आप समझेंगे इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ हो सकती है पाथ गोल लीडरशिप के हवाले से, जैसे कि आप यहाँ से ग्रेजुएट करते हैं और आपको किसी बैंक में जॉब मिल जाती है और आप
अफसर बन जाते हैं बैंक के अंदर, आप ज़्यादातर क्लरिकल स्टाफ से डील कर रहे हैं, वहाँ आपका स्टाइल एक डायरेक्टिव स्टाइल है और बड़ा अच्छा है, इफेक्टिव डायरेक्टिव स्टाइल है। आप उनको बता रहे हैं टास्क, वो टास्क कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं, डिसिप्लिन कर रहे हैं, पनिशमेंट अगर कोई है तो वो कर रहे हैं। अब ये काम चलता रहता है, 5 साल के बाद आपकी प्रमोशन हो जाती है और आप एक सीनियर मैनेजर बन जाते हैं। अब जो आपको टीम मिली है, वो खुद मैनेजर्स हैं, उनके बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, एजुकेटेड हैं और वो और लोगों को भी डील करते हैं। और अगर आप उनके साथ डायरेक्टिव स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, तो हो सकता है वो ये समझें कि आप माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप उनके काम में बिला वजह इंटरवीन कर रहे हैं, तो आपको वहाँ स्टाइल जो होगा, तब्दील करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। बहरहाल डायरेक्टिव स्टाइल कुछ लोग जो होते हैं, ऑप्शन ये है कि या तो आप अपना नेचर ऑफ द वर्क और टाइप ऑफ द स्टाफ चेंज कर लें, या फिर आप अपने स्टाइल को चेंज कर लें। और बहरहाल कुछ प्रॉब्लम जो हैं, लोग अक्सर जो होते हैं वो कभी-कभार दे ट्राई टू अवॉइड टू चेंज देमसेल्व्स और चाहते हैं कि उनका एनवायरनमेंट और लोग तब्दील हो जाएँ, पर वो तब्दील ना हो। तो उस केस में आपको डायरेक्टिव, अगर आप स्टाइल नहीं चेंज करना चाहते, तो फिर आपको ऐसा स्टाफ और ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, जहाँ डायरेक्टिव स्टाइल जो होगा वो ज़्यादा सूटेबल होगा। पाथ गोल लीडरशिप के हवाले से जो मैंने आपसे बात की है, 4 स्टाइल के हवाले से, 6 स्टाइल्स के हवाले से, फिर इसकी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन की है और आपको बुनियादी तौर पे बताया किस तरीके के साथ लीडर जो है वो गोल्स के लिए, गोल्स ओरिएंटेशन के साथ जो है वो सबॉर्डिनेट्स को लेकर चलते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं साइकोलॉजिकली और टेक्निकली भी, और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बताइए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द पाथ गोल लीडरशिप मॉडल which I have discussed with you. नो सर। ओके जी, तो अब सर सेकंड जी जी सर ये लास्ट वाला जो वैल्यू बेस्ड है, ये जी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें दोबारा। जी जी जरूर। वैल्यू बेस्ड जो कि मॉडल है, ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ज़्यादा अहम है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक ऐसा लीडर जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इंस्पायर कर रहा हो। और वैल्यू बेस्ड लीडर जो होते हैं वो एक विजन क्रिएट करते हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके ज़रिए से वो उनको इंस्पायर करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। और ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, मतलब अगर ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ये उनकी वैल्यूज हैं और उनका विजन है दैट वी आर वेरी गोइंग टू बी बेस्ट ऑर्गेनाइज गोइंग टू बी द नंबर वन ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ सोशल सेफ्टी और हेल्थ और एनवायरनमेंट के हवाले से, जो भी उनका विजन है इस हवाले से कि हम ऑर्गेनाइजेशन एक बेनिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहते हैं। अब ये वाला जो मॉडल होगा, ये ओवरऑल उनके गोल्स को जो है वो इंस्पायर करेगा। मतलब गोल तो, पाथ गोल में तो गोल की क्लैरिटी हम लेते हैं ना, लेकिन अगर आप मुख्तलिफ सिचुएशन के अंदर, जब आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हैं, तो उनकी वैल्यूज क्या हैं, किन वैल्यूज के बेस पे इंसान डिसीजन करे, ये उन वैल्यूज के हवाले से इंस्पिरेशन क्रिएट करना और उनके लिए एक फ्रेमवर्क डेवलप करना, अंडर दैट वैल्यू दे आर बेसिकली दोज एक्शंस। तो ये उस हवाले से वैल्यू बेस्ड मॉडल को जो है, वैल्यू बेस्ड जो लीडरशिप का स्टाइल है, ये उस हवाले से उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि इस तरीके से भी आप लोगों के जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग जो गोल, जिन गोल्स पे काम कर रहे हैं, उनके गोल्स को इंस्पायर कर सकते हैं। जी, होपफुली आपको ये सर कोई लाइव एग्जांपल सर, वैल्यू सर, कोई लाइव एग्जांपल सर? बहुत सारी लाइफ एग्जांपल्स हैं, मौजूद हैं। जैसे अगर आपने पिछले एग्जांपल में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एग्जांपल दी थी। अब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत सारे हैं, जिसमें उन्होंने डिसिप्लिन की बात की है, यूनिटी की बात की है, फेथ की बात की है, फिर वर्क की वर्क एथिक्स के हवाले से बात की है, वर्क की वैल्यू के हवाले से बात की है। ये सारे जो थे, ये एक वैल्यूज़ थी, जो कि उन्होंने एक नई नेशन को दी है, इस हवाले से कि हमारी नेशन की वैल्यू क्या है। अगर आजकल के लीडर का बात करेंगे, जनाब इंसाफ की बात करें या जस्टिस की बात करें, तो ये क्या हैं? ये वैल्यूज़ हैं, जो कि वो इंस्पायर करना चाह रहे होते हैं ओवरऑल नेशन के हवाले से। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से देखा जाए तो आप स्टीव जॉब्स को देख सकते हैं। एप्पल कंपनी के अंदर किस तरीके से क्रिएटिविटी, इनोवेशन और वर्क एथिक्स, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स के हवाले से, रिजल्ट ओरिएंटेशन के हवाले से, आउटकम ओरिएंटेशन के हवाले से उन वैल्यूज़ को इंस्टिल किया गया ताकि गोल्स जो हैं वो अचीव हो सकें। ठीक है? तो आप मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लीडर्स की एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब वो वैल्यूज़ की बात करते हैं, विजन की बात करते हैं, तो इस हवाले से आप देख सकते हैं। टेस्ला कंपनी की देख सकते हैं, किस तरीके का उनका विजन है कि वो इलेक्ट्रिक कार्स उन्होंने बनाई और अब वो अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं सबके लिए बनाना चाह रही है, उनके लिए विजन है। तो इस हवाले से आप उनकी एग्जाम्पल देख सकते हैं। ओके जी।
Let's discuss the another model which is a situational model of leadership. और सिचुएशन मॉडल ऑफ लीडरशिप जो है ये हम अब डिस्कस करते हैं आपके साथ। और ये से 1996 में सिचुएशनल मॉडल इज बेसिकली इन्वॉल्व द सबऑर्डिनेट रेडीनेस एज वेल। अभी तक जो लीडरशिप के मॉडल डिस्कस हो रहे थे उसके अंदर सिचुएशनल मॉडल और कॉन्टिजेंसी मॉडल के अंदर जो है इस मॉडल के अंदर सबऑर्डिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंसिडर किया गया और देखा गया कि वो स्टाइल ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा लीडरशिप का जो कि सबऑर्डिनेट की रेडीनेस और विलिंगनेस को भी शो करता होगा। इसमें जो सबऑर्डिनेट की रेडीनेस से मुराद क्या है? सबऑर्डिनेट की रेडीनेस को आर के वर्ड से डिनोट किया गया है और रेडीनेस के अंदर दो बातें की गई हैं। एक है विलिंगनेस या मोटिवेशन सबऑर्डिनेट के उस काम को करने के हवाले से, दूसरा उसका स्किल और कॉम्पिटेंसी कि वो कितना कॉम्पिटेंट है उस काम करने के हवाले से। इस दोनों लफ्जों के इसका जो रेडीनेस का वर्ड है ये कॉम्बिनेशन है विलिंगनेस और कॉम्पिटेंसी का और स्किल्स का। यही उन्होंने डिटरमिन किया कि जैसा सबऑर्डिनेट की रेडीनेस होगी वैसे ही लीडरशिप जो होगा वो स्टाइल उसके मुताबिक होगा। तो लीडर इज एक्सपेक्टेड टू यूज द अप्रोप्रिएट स्टाइल बेस्ड ऑन सबऑर्डिनेट रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू लेड बाय अदर्स। और मसलन जैसी उसकी रेडीनेस है, जैसी उसकी विलिंगनेस है, जैसी उसकी मोटिवेशन है, उसके मुताबिक लीडरशिप का स्टाइल होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, घरों के अंदर भी एग्जांपल होती है कि माँ बाप का स्टाइल जो होता है वो तब्दील हो जाता है। जिस तरह बच्चे हैं, बच्चों के साथ एक डिफरेंट स्टाइल होता है। बच्चे जब चीज़ें सीख रहे होते हैं उनको बताया जा रहा होता है कि आप इस तरह काम करें, उनको प्यार से बताया जा रहा होता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो फिर उनके ऊपर थोड़ी सी सख्ती भी की जाती है ताकि वो जो है एक बेहतर काम कर सकें। फिर और बड़े होते हैं, जब उनको सारी बातें पता चल जाती हैं तो फिर वो उनको काम को डेलीगेट कर देते हैं कि अब आप काम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। फिर और बड़े होते हैं, जब शादी वगैरह हो जाती है तो फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, माँ बाप डेलीगेट कर देते हैं कि अपनी ज़िंदगी के मामलात को ये देखेंगे। तो ये एक और लेकिन जिस तरह बच्चा बिहेव करेगा वैसे ही माँ बाप भी बिहेव करते हैं। लेकिन अगर आप किसी बड़े जवान बच्चे के साथ बिल्कुल उस तरह डील करें जैसे कि वो छोटा बच्चा है, तो ये स्टाइल जो होगा अडॉप्ट उसके साथ हो सकता है अप्रोप्रिएट ना हो सकता है बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाए, हो सकता है बच्चा ये कहे कि जनाब अब मैं तो बड़ा हो गया हूँ, जवान हो गया हूँ और मुझे शायद समझ भी आ गई है। अक्सर हमें लगता है कि हमें समझ में आ गई है, लेकिन बाद में पता चलता है कितनी समझ में आई है। लेकिन यह है कि समझ आ गई है और अगर वाकई समझदार हो गया है और फिर भी माँ बाप का स्टाइल वही जिस तरह बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर ये कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट का जरिया बन जाता है। बहरहाल अब हमें सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल इज बहुत ही अहम मॉडल है कॉन्टिजेंसी थ्योरीज के अंदर। वो उसी तरह ही है जिस तरह बिहेवियरल मॉडल के अंदर मैनेजरियल ग्रिड की इंपॉर्टेंस है, उसी तरह सिचुएशनल मॉडल हेरसे का जो है उसकी इंपॉर्टेंस कॉन्टिजेंसी मॉडल के अंदर है। और ये भी एक किस्म का एक ट्रेनिंग और कंसल्टिंग टूल है, और रादर देन हम इसको थ्योरी कहें, इसके अंदर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि लीडर की जो है वो नीड्स जो हैं वो क्या हैं और किन जगहों के ऊपर उनको डेवलप किया जा सकता है। और बहरहाल इसमें सिचुएशन लीडरशिप मॉडल जो है वो ट्रेड पर्सपेक्टिव से हटकर तो हटा हुआ है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बिहेवियरल थ्योरी के वो जो है वो शेयर करता है। ओके जी, अगर हम इस मॉडल को हम देखें कि कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि बिहेवियरल अप्रोच के साथ भी कुछ इसके फैक्टर जो हैं वो कुछ ओवरलैप करते हैं। और लेकिन अगर लीडर के इफ लीडर कॉम्पिटेंसी इज कॉन्टिजेंट अपॉन फैक्टर आउटसाइड देयर कंट्रोल, तो देन देयर शुड बी थाउजेंड्स ऑफ द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द लीडर परफॉर्मेंस। और तो ये एक हमें सोचना पड़ता है कि वो कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि लीडरशिप की इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करते हैं। कॉन्टिजेंसी के मॉडल ये भी दिखाते हैं। लेकिन अब कुछ बुनियादी तौर पे अगर हम ये देखें कि देयर आर सम कॉन्टिजेंसीज जिनसे लीडर डील करते हैं और उन कॉन्टिजेंसीज के हवाले से भी हम डिस्कशन करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊं कि लीडरशिप का मॉडल है क्या। इसमें 4 लीडरशिप स्टाइल्स हैं और रोल्स हैं। इसमें आपने पहले जिस तरह 4 लीडरशिप स्टाइल पढ़े पाथ गोल थ्योरी के, वही रोल्स इसके अंदर भी आ जाते हैं। जिस तरह टेलिंग है, अचीवमेंट ओरिएंटेड नहीं है इसमें। टेलिंग है जिसको हम S1 कहते हैं, सेलिंग है S2 कहते हैं, पार्टिसिपेटिंग है S3 कहते हैं, और डेलीगेटिंग है जिसको S4 कहते हैं। अब हम इन मॉडल और इसके साथ जो कंपनी लीडर रेडीनेस फॉलोअर की रेडीनेस है उसको हम R1 और R2, R3 और R4 कहते हैं। अब ये एग्जैक्टली हैं क्या, ये मैं आपको अभी इस मॉडल के जरिए से एक्सप्लेन करता हूँ। अब अगर आप इस मॉडल में देखेंगे तो आपको एक तरफ आपको रिलेशनशिप बिहेवियर आपको नजर आ रहा है, लो टू हाई, सपोर्टिव,
और टास्क बिहेवियर नजर आ रहा है लो टू हाई और डायरेक्टिव। अच्छा, ये आपको याद होगा बिहेवियरल थ्योरीज के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, ये कंसर्न फॉर द रिलेशनशिप और कंसर्न फॉर द टास्क, और यही चीज आपको इसी 2 डायमेंशन के ऊपर ये आपको 4 क्वाड्रेंट्स जो है आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, अगर हम पहला देखें, अगर आप यहाँ देखें सबसे पहले, जो कि टेलिंग स्टाइल है। टेलिंग स्टाइल ज्यादा सूटेबल किन लोगों के साथ है? R1 S1 स्टाइल है जो कि ज्यादा सपोर्टिव R1 के साथ है। R1 के लोग कैसे हैं? अनएबल एंड अनविलिंग और इनसिक्योर। ऐसे लोग हैं जिनको ना ही वो काम के हवाले से, उनकी कॉम्पिटेंसी करने के हवाले से, और ना ही वो करना चाहते हैं, और वो इनसिक्योर हैं कि उनको लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, हमें आता भी नहीं है। ऐसे लोगों को आपको काम बताना पड़ता है, आप डायरेक्ट करेंगे उनको काम के हवाले से कि भाई आप किस तरीके के साथ ये काम जो होगा वो कंप्लीट होगा और किस तरीके से ये काम। ओके जी। उसके बाद दूसरा स्टाइल है, मतलब एक एम्प्लॉय है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में नया नया आता है, और वो जो है वो काम तो उसको उतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन वो बहुत मोटिवेटेड है काम करने के हवाले से। इस केस में जो कि एप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल होगा वो होगा S2, जिसके अंदर आप सेलिंग, एक्सप्लेनिंग एंड परसुएडिंग, आप उसको मोटिवेट करेंगे, उसको कन्विंस करेंगे, उसको समझाएंगे ये काम जो है वो किस तरीके के साथ किया जा सकता है, ताकि उसकी मोटिवेशन जो है वो बरकरार रहे। पहला स्टाइल है टेलिंग, जिसमें डायरेक्टिव स्टाइल था बताने का। सेलिंग का स्टाइल है जिसके अंदर कन्विंस किया जाता है, परसुएड किया जाता है, ताकि इंसान की मोटिवेशन जो है वो बरकरार रहे। फिर थर्ड जो है वो हाई रिलेशनशिप एंड लो टास्क। अब इस केस के अंदर एक पर्सन जो है वो एबल बट अनविलिंग और इनसिक्योर, यानी एक पर्सन को काम आता है और वो काम कर रहा है, बड़े सालों से काम कर रहा है, लेकिन कुछ सालों के बाद उसके काम की मोटिवेशन जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। और वो जो है ऐसे इंसान को जिसके अंदर काम तो आता हो लेकिन उसकी मोटिवेशन अगर कम हो जाए, तो ऐसे इंसान को आप क्या करेंगे? आप उसको मोटिवेट करेंगे, इनकरेज करेंगे, ताकि वो प्रॉब्लम्स को कुछ चैलेंज देंगे, ताकि वो जो है उस काम के अंदर उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, उसको पार्टिसिपेट करवाएंगे, कुछ डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेशन करवाएंगे, ताकि ऐसे इंसान की मोटिवेशन जो है वो बढ़े काम करने के हवाले से। इस केस में जो अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल होगा, जिसको हम कहते हैं S3, पार्टिसिपेटिंग। और फिर अगर एक इंसान है जिसको काम भी बड़ा अच्छा आ जाता है और वो बड़ा अच्छा मोटिवेटेड है, खुद से काम करता है, जिसको हम कहते हैं ना सेल्फ मैनेज टीम्स भी होती हैं, सेल्फ मैनेज पर्सन भी होते हैं, वो खुद से बड़े मोटिवेटेड होते हैं काम करने के हवाले से। तो अगर ऐसा पर्सन है तो उस केस में लीडरशिप का जो अप्रोप्रिएट स्टाइल होगा वो डेलीगेटिंग का होगा, कि आप डेलीगेट कर देंगे उसको काम करने के हवाले से, और बिला वजह उसके अंदर इंटरवीन नहीं करेंगे, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, बल्कि ओवरऑल एक नजर रखेंगे, सुपरवाइजरी वर्क रखेंगे, और उसके मुताबिक फिर आप उनको काम करने देंगे। तो ये 4 लीडरशिप स्टाइल हैं, और इस मॉडल के अंदर आपको ये देखना होता है कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो होगा वो अप्रोप्रिएट होगा किस टाइप ऑफ फॉलोअर के साथ। मतलब अगर एक लीडर है उसका डोमिनेंट स्टाइल डायरेक्टिंग का है, टेलिंग का है, और उसके पास जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो सारे जो हैं वो S4 लेवल के ऊपर हैं, ऐसे लेवल के ऊपर हैं जहां वो जो है एबल हैं और विलिंग हैं और कॉन्फिडेंट है काम करने के हवाले से, तो ये स्टाइल अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो जो इस मॉडल के मुताबिक लीडरशिप की जो कि ट्रेनिंग्स होती हैं, उसके अंदर ये बताया जाता है कि लीडर जो है वो किस तरह डिफरेंट स्टाइल्स को अडेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सबॉर्डिनेट्स। यही जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी, एक जवान शादीशुदा आदमी अगर वो अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभा रहा है, कर रहा है, उस केस के अंदर अगर आप माँ बाप जो है उसके अंदर बड़ा माइन्यूटली अगर इंटरवीन करेंगे, तो हो सकता है वो पर्सन जो है वहां से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है इस पॉसिबिलिटी की वजह से। और कई बार होते हैं कि अगर इंसान जो होता है नहीं समझ में आ रही होती बात की, तो कभी कभार आपको बात सुननी भी चाहिए और कर भी लेनी चाहिए। तो बहरहाल बुनियादी तौर पे बात यह है कॉन्टिजेंसी थ्योरी की, कि जैसी जैसी सिचुएशन तब्दील होगी वैसे वैसे लीडर का स्टाइल भी तब्दील होगा। कुछ कॉन्टिजेंसी जिनके ऊपर आपका कंट्रोल हो सकता है, जैसे कि आपके सबॉर्डिनेट आपके साथ काम कर रहे हैं, वहां तो हो सकता है, और कुछ कॉन्टिजेंसीज, कुछ रिस्क के फैक्टर ऐसे होते हैं जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है, और फिर आप अपनी स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं। जिस तरह ये कोविड पैंडेमिक के दौरान मुख्तलिफ कॉन्टिजेंसीज जो हैं वो अराइज हुई हैं, और उसके मुताबिक लोगों ने अपना बिहेवियर जो है वो उसके अंदर अडेप्ट भी किया है, और अपना स्टाइल भी जो है वो अडेप्ट किया हुआ है। तो बहरहाल जब अपने सबॉर्डिनेट के साथ आप डील करते हैं, तो ये देखना होता है कि किस तरीके के साथ जो है उन इमोशंस को, उन चीज़ों को जिनसे वो सबॉर्डिनेट भी गुजर रहे होते हैं। अब इस पैंडेमिक के दौरान मुख्तलिफ किस्म के इमोशन से, फियर से किस तरीके से वो गुजरे हैं, और तो बहरहाल ये चीज़ें भी देखना जो होता है ज़रूरी होता है, जो कि इस तरीके से
इन थ्योरीज के अंदर एनवायरमेंटल कॉन्टीजेंसीज के हवाले से जिक्र नहीं किया गया। तो ये इनकी लिमिटेशन है इन कॉन्टीजेंसी थ्योरीज की कि एनवायरमेंटल कॉन्टीजेंसीज जो हैं जहाँ रिस्क फैक्टर बहुत हाई हो जाते हैं, उन चीज़ों को उस तरीके से इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, बल्कि एक सबॉर्डिनेट और एक लीडर के रिलेशनशिप को जो है वो ज़्यादा हाईलाइट किया गया। जी, इस हवाले से कोई बात अगर आप करना चाह रहे हैं, सिचुएशन मॉडल ऑफ हेरसे जो मैंने आपके सामने अभी प्रेजेंट किया है, इस हवाले से अगर आपकी कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई बात है, कोई आप कमेंट है, कुछ करना चाह रहे हैं बात, तो बताइए।